नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आरएसएस की समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी। बता दें कि यह संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बढ़ाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदायों को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि इसको लेकर जैश ए मोहम्मद का एक ऑडियो भी सामने आया है। इसके बाद योगी सरकार ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया है। साथ ही जांच एजेंसियों को भी इसको लेकर सतर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में अनजान लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई है। भक्तों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार किसी भी प्रकार की चूक बरतना नहीं चाहते हैं। जो त्योहार है उसके संबंध में सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है और इस सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हैं उससे सभी को अवगत करवा दिए गए ताकि आगामी त्योहार में सभी उन नियमों का पालन करते हुए अच्छे से त्योहार को संपन्न करा सकें। इसके अलावा यदि अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगाकर के सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से देखा जाता है, जिससे जो भी हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे जो भी लोग लगे हुए हैं उनको तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आगे कार्रवाई की जाती है। तो कहना चाहेंगे कि आगामी त्योहार के संबंध में हमारे द्वारा जो पीस कमेटी बैठक में जो भी संदेश दिए गए हैं उससे वह सब इसीलिए ताकि आप लोग अच्छे से अपने त्योहार को संपन्न करा सकें और किसी तरह की कोई बाधा ना हो। तो यदि उसको उसके हिसाब से सभी करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से सबका त्योहार होगा। आप अभी जो पूछ रहे थे दे दूं। आप कह रहे थे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद इन लोगों ने धमकी दी है। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहां संतों के चरण हैं। यहां ये लश्कर तैयबा हो चाहे जैश ए मोहम्मद हो या इनके अब्बा जान पाकिस्तान हो, यहां धमकी से काम नहीं चलने वाला। यहां हर व्यक्ति में शौर्य है और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं अगर तो आतंकवादी यहां से बिरयानी खा के नहीं जाते, यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी शुक्रवार को जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत जल उत्सव कार्यक्रम में जल संरक्षण और जल सर्वधन योजना का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। तो वही कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। पूरे विश्व में जल की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। डैशबोर्ड, आप निश्चित मानिए अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आज से जब हम इस जल संरक्षण जल संचय के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं तो हमें आज से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे। आज जल की कमी को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भविष्य के सबसे बड़े संकट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो जल को देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, अनियंत्रित उपयोग से जो हमारे जल के स्रोत हैं वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आप सब देखते होंगे आज ऐसे में इस जल संरक्षण जो सप्ताह का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को हम पानी के महत्व के और उसके संरक्षण के तरीकों और जल संसाधन
के प्रबंधन के बारे में उनको जागरूक करें, उसकी भूमिका इसमें वो स्वयं तय करे। इस प्रकार का यह अभियान आज शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अति गंभीर है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने और आदरणीय सतपाल महाराज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमारे विभाग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हम अपनी विचारधारा पर काम करते हैं। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, जनता को धन्यवाद करते हैं। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हैं उसे पूरा करेंगे और 3 करोड़ नए आवास प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है। हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। बता दें कि सुलेदेव भारतीय समाज के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नकार दिया है। बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें इंडी गठबंधन के सपा प्रत्याशी राजीव राय ने करारी शिरकत दे दी। आपको बता दें कि हार पर ओपी राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है। ये राजभर की तरफ से कहा गया है। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, अक्षर धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरता उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के। अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे।
फिलहाल समाओ चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि सपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा न होने पर सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर से चुनाव न लड़ने के अपने फैसले को अफसोसजनक बताते हुए आजम खान पर निशाना भी साधा। साथ ही कुंदरिकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सपा पर उन्होंने कहा कि आगे अखिलेश यादव जो चाहेंगे और जो भी उनका आदेश होगा उसको वो जरूर मानेंगे। इस दौरान एसटी हसन ने ये बात मानी कि अखिलेश यादव का फैसला न मानकर उन्होंने बड़ी गलती की है, जिसके लिए उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफी भी मांगी। देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नहीं है। वैसे भी मोदी जी के जो बयानात पिछली बार आए उससे हमें बहुत तकलीफ भी हुई है, हमारा दिल भी टूटा है। मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं दिया इन्होंने। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो क्या उनसे बदला लिया जाएगा? ये बातें सोचने की हमें मोदी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा उन्होंने करा। अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, उन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने वहाँ पे आजम खान साहब के लिहाज में वहाँ से नहीं लड़ा था। मैं यहाँ पे ही रहा और जिसका आज मुझे अफसोस भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सामने आई हैं कि मेरे टिकट जो कटाया उसमें किसका हाथ था किसका नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव जी का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए और मैंने ये गलती करी थी कि रामपुर से नहीं लड़ा। आगे उनके जो भी आदेश होगा उसको मेरे लिए मान्य होगा। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा से 3 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि राज्य से जुड़े काम किए जाएंगे। अगले 100 दिनों में कई काम पूरे हो जाएंगे। सबसे ज्यादा दिन की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। खट्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बहनों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अब चूंकि 3 मंत्री हरियाणा से बने हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है विकास के नाते, बाकी अन्य बातों के नाते। बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक ने लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को बड़ी नसीहत दी। दरअसल निर्दलीय विधायक यूनुस खान जोधपुर पहुंचे और कामाखाने में हो रहे कार्यालय में शिरकत की। बता दें कि सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों को जीत हार का मंथन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बयान दिया तो उनके आंतरिक मंथन का समय है कि आज राजस्थान में लगातार 25 की 25 सीटें आई और 11 सीट जो है सरकार होने के बावजूद कैसे गई, तो वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। वो तो उनका अंदरूनी मामला, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं कहीं चूक जरूर हुई। आरएलपी 1 सीट जीत गई, बाप 1 सीट जीत गई, कम्युनिस्ट पार्टी जो लगभग राजस्थान से समाप्त सी हो गई, वो वापस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बना दिया। तो कहीं कहीं लोगों के मन में दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा, दो बड़ी पार्टियां, उनको विचार करना चाहिए कि 3 लोग लड़े, तीनों जीत गए, उनका 100% स्ट्राइक रहा और बीजेपी 25 पर लड़ी, उनका जो है लगभग
आधे के बराबर हो गया। तो मुझे लगता है कि ये विषय तो कहीं न कहीं जनता के मन में तो भाव है। बात करेंगे अगली खबर की। 24 जून को संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है। मैं चाहता हूं कि पक्ष विपक्ष मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। जनादेश जैसे भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए। संसद सबका है, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है। चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने एनडीए दल के साथ तालमेल करते हुए 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत मिला है। अब चुनाव हो चुके हैं, संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। ये पहला सत्र 18वीं लोकसभा का हमारे कैबिनेट का निर्णय के बाद राष्ट्रपति जी ने समन किया है 24 जून से, और ये परंपरागत जैसे होते हैं पहले से। सबसे पहले मेंबर्स का ओथ होगा, नए चुने हुए सदस्यों का, फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। तो इसमें क्योंकि ये पहला सत्र है और मैं नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, मैं चाहता हूं कि हम मिल करके संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाएं। और जैसे भी मैंने पहले कहा है कि भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है, और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत देकर के फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है, और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है। पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता है, सब मिलकर के चलाना होता है। और जैसे आपने जो कही है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को ठीक से चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। पार्लियामेंट सबका है, ये पक्ष विपक्ष नहीं है। ये भारत का संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये देश का सबसे बड़ा पंचायत है। और यहाँ संख्या बल पर हम एक दूसरे को कुचलने का, दबाने का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुनाव से पहले हमारे पार्टी ने एनडीए दल के पूरा तालमेल करके 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बहुमत एनडीए को मिला है। उसी प्रकार से जो विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि लिख के रखो 4 तारीख में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी जा रहे हैं, इस तरह का वो चुनाव के लिए नारा जरूर लगाया, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुनाया। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब जब चुनाव हो गए हैं, अब देश का संचालन का बागडोर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार को दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, ऑपोजिशन रूलिंग, दोनों मिलकर ही चलाना होगा। और अच्छा बहस हो, डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने जिले के गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात कर उनका धन्यवाद जताया। बता दें कि कांग्रेस और गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये जो सरकार अब की बार बनी है, ये गठबंधन की सरकार बैसाखी जैसी है, कब टूट जाए कुछ पता नहीं है। देश की जनता पूरे तरीके से बदलाव की ओर बढ़ चुकी है। बात करेंगे अगली खबर की। प्रदीप मिश्रा की विवादित टिप्पणी के धार्मिक नगरी मथुरा और वृंदावन में साधु संत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि वहीं ब्रजवासी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुरुवार को शहर के होली गेट पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के सदस्यों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन भी किया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से कथावाचक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही
समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति राधा रानी के नाम से खा रहा है उन्हीं के बारे में अपशब्द हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे कथावाचकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए। सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हिंदू सनातन धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गेट पे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया है। प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है उसके विरोध में यहाँ सभी ब्रजवासी आक्रोशित हैं। सभी ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंककर उसमें जूते चप्पलों से मार लगा के उसको गंदे नाली में पटका गया है। प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में जो इस प्रकार के बयान दिया है उस बयान माफी मांगने लायक नहीं है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है इसके पास जो 1000 करोड़ की संपत्ति है वो कहां से आई, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग महिलाओं को बेवकूफ बनाकर टोटका बताकर गुमराह करते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं। प्रदीप मिश्रा कहता है कि मैं बच्चे को पास करा दूंगा, ये टोटका कर लो, जबकि इसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ये लोग टोटका बताकर तंत्र विद्या का प्रयोग करके हमारे देश के भोले वाले नागरिकों को ठगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। बरेली के थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 लखनऊ दिल्ली हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर जमकर बवाल हुआ। बता दें कि कार सवार दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मियों में के साथ जमकर मारपीट की और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि दबंग ने 7 गाड़ियों से गुंडे बुलाए और सभी ने टोल कर्मियों को बेरहमी से पीटा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने टोल मैनेजर की तहरीर पर नामजद करते हुए 28 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया। बात करेंगे अगली खबर की। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव से एक युवक ने ऑटो सवार दलित महिला को चप्पलों से पीटा। बता दें कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और एसपी के निर्देश पर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।